प्यारे बच्चों, भारत का भौतिक स्वरूप में अभी तक हमने हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, भू आकृतियां पढ़ ली हैं। आज हम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। यह जो ग्रीन लाइन में दिखाई दे रहा है बच्चों, यह भारतीय महामरुस्थल है और इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। और थार मरुस्थल का कुछ हिस्सा जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध इलाकों में भी है। और आप इसकी स्थिति देखिए कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में जो है गुजरात में कच्छ के रण है, पश्चिम में अरावली श्रेणियां हैं और अगर हम बात करें पूर्व में तो ये सिंधु नदी तंत्र इसके पूर्व में है। देखो बच्चों, किसी भी अक्षेत्र को जानने के लिए दिशाओं का कि वह अक्षेत्र वास्तव में मानचित्र पर किन अक्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, अगर आपने अच्छे से ध्यान में रख लिए तो चीजें यादें रखनी जो है आसान हो जाएंगी। रेगिस्तान या मरुस्थल एक बंजर और शुष्क क्षेत्र है बच्चों। शुष्क का मतलब आपको पता है कि सूखा हुआ, इसे थार मरुस्थल भी बोलते हैं। और स्थिति जो है अरावली पहाड़ी के पश्चिम में। देखो बच्चों, कल हम जब दक्कन का पठार पढ़ रहे थे तो आपको अरावली श्रेणी दिखाई थी, तो अरावली श्रेणी के पश्चिम में है थार मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल। ध्यान से देखिए बच्चों, और इसका अधिकांश भाग जो है राजस्थान में है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांतों में भी यह जो थार मरुस्थल फैला हुआ है। देखिए बच्चों, ये जो येलो लाइन है ये भारतीय सीमा है और ये पाकिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों में ही थार मरुस्थल फैला हुआ है और ज्यादातर हिस्सा हमने बताया राजस्थान का है, फिर पंजाब, हरियाणा और गुजरात भी इसमें जो है थार मरुस्थल का हिस्सा है। ध्यान से देखिए बच्चों, बालू के टीले या ढेर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आपने देखे भी होंगे कि बालू के टीले किस तरह से दिखते हैं। भारतीय मरुस्थल की जो एक विशेषता है बच्चों, वो है बरकान टीले या बरकान का अर्थ देखिए अर्धचंद्राकार बालू का टीला। आप देखिए बच्चों चित्र में कि आधे चांद के आकार जैसे जो टीले हैं ये बरकान कहलाते हैं। इसके अलावा लंबवत बालू के टीले भी हैं जो जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। इस मरुस्थल में 150 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ जो वनस्पति है यानी जो पेड़ पौधे हैं ये बहुत ही कम है। कंटीली झाड़ियां, कैक्टस की यहाँ की वनस्पति होती है, आपको चित्र में दिखाई भी दे रही है बच्चों। और नदियां जो हैं वो समुद्र तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि बालू जो है इन नदियों को सोख लेती हैं, ये बालू में विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ज्यादातर जो नदियां हैं वो केवल वर्षा ऋतु में ही दिखती हैं और सबसे जो बड़ी नदी है थार मरुस्थल की वो है लूनी नदी, याद रखना है आपको। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थल पढ़ने के बाद एक और भू आकृति हम पढ़ेंगे बच्चों, तटीय मैदान। देखिए बच्चों, तटीय मैदान यानी तट लगता जो मैदान है, मैदानी इलाका। उत्तरी मैदान जब हमने पढ़ा था तो मैदानों का अर्थ होता है बच्चों कि समतल भूमि होती है, ये यहाँ पे गहन खेती होती है, फसल अच्छी होती है, तो इसे हम तटीय मैदान जो है एक भू आकृति है भारत की, उसे पढ़ेंगे। देखिए, तटीय मैदान को दो भागों में पढ़ेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान की स्थिति देखिए बच्चों, जो ग्रीन कलर मैंने फिल करने की कोशिश की है। कल हमने पश्चिमी घाट पढ़ा था जब हम दक्कन का पठार पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच जो मैदानी इलाका है वह तटीय मैदान है। ध्यान से स्थिति देखिए बच्चों, तटीय मैदान के पश्चिमी तटीय मैदान के तीन भाग हैं बच्चों, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। देखिए, कोंकण तट ये हम पढ़ रहे हैं
पश्चिमी तटीय मैदान, और इसके 3 भाग हैं बच्चों, कोंकण तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान और मालाबार तटीय मैदान। ये मैदान ध्यान से देखिए बच्चों, जब मालाबार तटीय मैदान ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जो अगली भू आकृति पढ़ेंगे वो द्वीप समूह पढ़ेंगे, और लक्षद्वीप जब बताएंगे तो मालाबार तटीय मैदान का जिक्र आएगा। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़े हैं। कम चौड़े का अर्थ है बच्चों, हम जब पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे उनकी अपेक्षा पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान पढ़ते हैं बच्चों। देखिए मैप में कि जब कल हम पूर्वी घाट पढ़ रहे थे, पूर्वी घाट के और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो स्थित है वो है बच्चों पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी मैदानों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। देखिए बच्चों, ये है उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। इलाकों के हिसाब से यहाँ उड़ीसा में इसे उत्कल तटीय मैदान और आंध्र में आंध्र तटीय मैदान भी कहते हैं। आपके जो अध्याय में उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट का ही जिक्र है बच्चों, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। यह मैदान विस्तृत है। पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान विस्तृत है, ज्यादा चौड़ा है, फैला हुआ है। एक और भू आकृति हम पढ़ेंगे बच्चों, द्वीप समूह। द्वीप समूह 2 है बच्चों, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और लक्षद्वीप की जो स्थिति है वो देखिए बच्चों, जो ग्रीन लाइन में है ये लक्षद्वीप है बच्चों, और ये केरल के मालाबार तट के पास है। आप ध्यान से देखिए, मालाबार तट के जो पश्चिम में है बच्चों लक्षद्वीप, और इसे लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। पादप तथा जंतु बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। विविध जो है बच्चों वनस्पति और विविध प्रकार के प्राणी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पिटली द्वीप, जहां मनुष्यों का निवास नहीं है, एक पक्षी अभयारण्य है। अब पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप मैप में देखिए बच्चों, ग्रीन लाइन में जो क्षेत्र है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों। यह आकार में बड़े हैं, संख्या में ज्यादा हैं और बिखरे हुए हैं। देखो बिखरे हुए हैं, काफी विस्तार है इनका। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने हैं बच्चों, इसीलिए इसे द्वीप समूह कहते हैं। यह उत्तर में अंडमान और दक्षिण में इसे निकोबार कहते हैं। पादप तथा जंतु यानी वनस्पति और जो प्राणी जगत है, जो प्राणी है, यहाँ विविधता है, कई प्रकार के पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बच्चों विषुवतीय प्रकार की जलवायु व वनस्पति पाई जाती है। विषुवतीय जो वनस्पति है, यहाँ क्योंकि सारा साल गर्मी और नमी रहती है, तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत का भौतिक स्वरूप में अभी तक हमने जो भू आकृतियां पढ़ी बच्चों, वो हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह पढ़े हैं। अब इन भू आकृतिक विभागों का, इन भौगोलिक विविधताओं का जो है प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो समृद्धता है इनकी, वो जानने की कोशिश करेंगे। हिमालय पर्वत से बच्चों नदियां निकलती हैं और हमने पढ़ा है कि नदियों से ही जो है
मैदानी इलाका बनता है। उनके साथ बहाकर आई हुई मिट्टी जो गाद है वो बहुत उपजाऊ होती है और फसलों के लिए उत्तम होती है। और हिमालय पर्वत में जंगल भी हैं जहाँ से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। और वनों और जो नदियों के कारण जो है हिमालय पर्वत जो हमने पढ़ा है वो प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध है। उसके बाद हमने उत्तरी मैदान पढ़े और मैदानी इलाके, आपको ध्यान है बच्चों कि फसलों के लिए गहन खेती की जाती है यहाँ, तो फसलों के लिए यह उत्तम है, यानी अन्न का जो भंडार है वो है हमारे उत्तरी मैदान। पठार, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा बच्चों हमने, और पठारों में जो है खनिज के भंडार मिलते हैं बच्चों। और खनिज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो औद्योगिक विकास के जो है मूलभूत आधार होते हैं। तटीय मैदान में बच्चों मत्स्य पालन, एक जो पूर्वी तट और पश्चिमी तटीय मैदान जो हमने पढ़े हैं, समुद्र लगते जो तटीय इलाके हैं वहां पर मछली पालन जो है मुख्य व्यवसाय होता है बच्चों। और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसका जो आर्थिक जो केंद्र है वो हमारे तटीय मैदानी इलाके हैं। तो हमने जो विविध भौगोलिक जो अक्षेत्र पढ़े हैं बच्चों, और उनका भारतीय जो विकास है, अर्थव्यवस्था का विकास है, उसमें इन सभी भू आकृतियों का बहुत योगदान है। और भारत इस मामले में जो भू आकृतिक जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक हैं उनमें प्राकृतिक संसाधनों में काफी समृद्ध है। और यही जो प्राकृतिक आकृतियों की समृद्धता है देश के भविष्य को तय करती हैं। आशा है आप लोगों को यह सारा जो चैप्टर है अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।